नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर किसका होगा इस बार कब्जा? क्या 30 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़कर योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर अखिलेश यादव अपना दम दिखा पाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सत्ता? क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तमाम मुद्दों पर इस बार बीजेपी को घेरा था। जैसे जैसे चुनाव हुआ वैसे वैसे एग्जिट पोल के हम आपको नतीजे बताएंगे, फर्स्ट फेज से 7 फेज। वक्त जाया नहीं करते, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब वो घड़ी है जब इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल आपके सामने होगा और हम अब पहुंच रहे हैं बनारस में, उस घाट पर, दशाश्वमेध घाट में, जहां से अब नेहा ओवर टू यू जल्दी से, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक फेज का हम आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं। शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, और फेज 1 के आंकड़े के साथ शुरुआत करेंगे अंजना, क्योंकि वोटिंग फीसदी तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन दरअसल ये वो घड़ी आ चुकी है उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दरअसल 5 राज्यों पर तो फोकस करे हुए हैं, लेकिन इस बीच वक्त वो आ गया है जब उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 403 सीटों पर किस्मत अलग अलग लोग आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ आंकड़े, कैसे बीजेपी के पक्ष में 49% वोट डाले गए। समाजवादी पार्टी, जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा यहां पर शक्तिशाली बता रही थी, 34% वोट उनके हक में डाले गए। तो एक तरीके से बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का ही गेम उत्तर प्रदेश में चल रहा था। बाकी पार्टियां भी उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेट जो है 2 ही पार्टियों के इर्द गिर्द सिमट कर आ गया था। पहला चरण किसको कितने वोट हासिल हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। 12% वोट दरअसल यहां पर बीएसपी को हासिल हुए। ये वो पार्टी जिन्होंने हाथी के साथ ये कहा कि जी हां हम भी हैं मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए वोट परसेंटेज से ये जाहिर हो रहा है कि बहुत पीछे रह गई बीएसपी। और अगर यही तस्वीर सामने आती है 10 तारीख को, तो ये वाकई साबित होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई रही। बाकी सब पार्टियां इस वक्त पीछे दिखाई दे रही हैं वोट फीसदी के लिहाज से। बिल्कुल। और नेहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस फेज के आप आंकड़े इस वक्त दिखा रही हैं, वो फेज तो ऐसा था जब किसान आंदोलन चरम पर था। किसान आंदोलन चरम पर था और इसी के साथ पूरे देश में एक तरह से किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरा जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, 49% बड़ी मेजोरिटी से कहा जा सकता है। सीटों का आंकड़ा आप जल्दी से दिखा दीजिए नेहा बाथम, क्योंकि 49% मतलब लगभग आधा फीसदी वोट मिलना, और समाजवादी पार्टी 34 पर अगर अटकती है तो ये फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी की खुद की धड़कनें बड़ी तेज थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम डूब जाएंगे। बिल्कुल, धड़कनें इसलिए भी तेज थी क्योंकि वहां पर जयंत चौधरी से हाथ मिला लिया था अखिलेश यादव ने। कहा था कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाहिर तौर पर फेवर मिलेगा वहां पर समाजवादी पार्टी को, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया यहां पर आरएलडी के साथ। और क्योंकि 58 सीटों का ये मामला जहां पर ज्यादातर वोट जाटों के पड़े और किसान प्रमुख तौर पर उस आंदोलन से जुड़े, और ये कहा गया कि शामली, आगरा, मथुरा, ये तमाम 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल थी इस 58 सीटों में, उन सभी पर किसानों का अच्छा खासा प्रभाव रहने वाला है। बीजेपी यहां हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सीटें हासिल करने वाली है। 58 में से 49 सीटें, देखिए अंजना, यहां पर 49 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी बहुत दूर, उनकी नाव बहुत पिछड़ गई है, 8 ही सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं 58 में से। वहीं बीएसपी को महज 1 सीट हासिल हुई है। यानी कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था वो फेल हो गया, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाया इस जाट बाहुल्य क्षेत्र में, क्योंकि किसानों का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया उसको देखकर तो यही लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं वो मुद्दा हावी नहीं हुआ है। ओवर टू यू अंजना। नेहा बाथम, बीजेपी वालों को भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी चिंता में थे, खुद भी अपने आकलन में 58 में से 30 से 35 से ज्यादा सीटों पर वो अपनी पार्टी की जीत नहीं देख रहे थे। और इसीलिए अगर ये नंबर्स हैं तो ये संकेत, पिछली बार प्रदीप जी, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोन सेट हुआ था, फिर वो स्वीप करते हुए चले गए थे। ये सीट का जो नंबर हम दिखा रहे हैं आपके इस पोल के मुताबिक, ये किसान आंदोलन के बावजूद, ये जयंत चौधरी और अखिलेश के गठबंधन के बावजूद, अजीत चौधरी की मौत के बाद पहला, उनकी मृत्यु के बाद पहला चुनाव, उसके बावजूद कैसे बताएंगे आप इसे? देखिए अंजना जी, जो किसान आंदोलन की बात है और
पहले फेज की बात है जिसमें 58 सीटें आती हैं, तो उसमें हाँ बागपत आता है और मुजफ्फरनगर आता है। ये दो बड़े जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जाट लैंड, बागपत और मुजफ्फरनगर, और थोड़े जो है जाट उसके अंदर, और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। बट आप ये भूल रही हैं या इग्नोर कर रही हैं कि यहाँ पे आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये सारे के सारे जिले भी आते हैं जिसमें कि उस मात्रा में किसान कम है। एक बात। दूसरी बात, जाट वोटों के साथ जो अलायंस की बात है, 19 में भी जब चौधरी साहब थे, अजीत चौधरी साहब थे, जब भी बीएसपी एसपी का गठबंधन था और आरएलडी तीनों का गठबंधन था, तब भी जो है दोनों सीटें, 3 सीट लड़ी थी आरएलडी ने। जयंत चौधरी ने लड़ा था बागपत से और मुजफ्फरनगर से स्वर्गीय अजीत चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, उसमें भी वो जीत नहीं पाए थे। यहाँ पर कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया है? क्योंकि हमने देखा था प्रथम चरण के चुनाव के ठीक पहले अमित शाह दिल्ली में बड़ी जाट नेताओं के साथ यहाँ पर बैठक करते हैं और उसके बाद एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर जयंत और अखिलेश यादव एक साथ आ भी जाते हैं, और अगर प्रथम 3 चरणों के इलेक्शन को हम देखें तो बहुत ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उन लोगों की ओर से नहीं उतारे गए थे, फोकस अलग अलग जातियों को साधने पर था। उस पर भी बीजेपी अगर 2017 जैसा ही कमोबेश प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, जनता जब वोट का निर्णय लेती है तो वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखती है कि उनका जीवन किस तरह से या किन मुद्दों पर प्रभावित हो रहा है, और उसके आधार पर वो वोट करते हैं।